हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्यारे साथी, आज जो है भक्ति काल का चौथा भाग हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे। कल हमने जो है भक्ति काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत को पढ़ा था, एकदम बखूबी, एकदम बेहतरीन तरीके से। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत ही प्रेमाश्रयी शाखा के कुछ कवियों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में उनकी मुख्य मुख्य बातें जानेंगे। ठीक है, उन सब को पढ़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, क्लास को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपकी करा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी एक विद्यार्थी ने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट किया था कि सर जी, क्लास इधर की उधर जा रही है। भाई मैं बोला था ऑफिस उसमें ही, क्लास में ही, कि भाई पीडीएफ उल्टी लग गई है। अब लाइव क्लास में पीडीएफ अगर उल्टी लग गई है तो भाई उस पीडीएफ को सुधारा भी तो जा सकता। वो मैंने सुधार भी दिया था हाथों हाथ ही, लेकिन फिर भी मैसेज। भाई ऐसे नहीं, देखो, अगर आप ये भी तो समझा करो कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं इस कंटेंट के पीछे। आपकी 1-2 घंटे की क्लास के पीछे हमारी कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत रहती है, उसका सारा निचोड़ ढूंढ करके लाकर देने में। ठीक है, अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो मेरे दोस्त किसी की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर की बात भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें मेरे दोस्त। हमेशा मनोबल बढ़ाने वाली बात कहें, मनोबल गिराने वाली बात ना कहें मेरे दोस्त। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है। ठीक है, बाकी सबसे, बाकी ऐसा नहीं कि सबका ही वो आया है, या मैं इन्हें कह दूं कि वो उन्होंने गलत लिखा है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन मैं उस व्यू में भी सोचे करें कि हाँ, अध्यापक कितनी मेहनत हमारे लिए करता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें भी सोच के चलनी चाहिए दोस्त। ठीक, वहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है मैं सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर के देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। क्या है, आगे हम पढ़ रहे थे प्रेमाश्रयी शाखा, और प्रेमाश्रयी शाखा में हम मुख्य कवि और पढ़ेंगे जिसका नाम था मेरे दोस्त उस्मान। क्या है, उस्मान कवि के बारे में मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे। अब देखिए उस्मान, क्या कहना है उस्मान का, यहाँ ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और रही बात, देखो, वर्कशीट की, वर्कशीट में जैसे ही तैयार हो जाती है मैं तुरंत आपको आपके पास पहुंचा दूंगा। अभी वर्कशीट तैयार नहीं हुई है। ठीक है, शनिवार के दिन मैं आप लोगों के लिए, यानी कि कल को मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आदिकाल के ही, अभी अभी आदिकाल के ही क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? सर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है, सब समझ में आता, आप किसी के बोलने से क्यों परेशान होते हैं? भाई देखो, दिमाग में एकदम से ही एक प्रेशर सा आ जाता कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी अगर बुराई मिलती ना। आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखना। ठीक है, आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखना, और आप तो मेरे दोस्त सबसे मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास मेरे दोस्त एक बीएड यानी कि शिक्षक के लिए मेरे दोस्त एक डिग्री है। तो प्लीज़ इस बात का मेरे दोस्त निवेदन है आपसे, बस, बाकी और कुछ नहीं। चलिए भाई, आगे देखो, संस्कृत की टोटल चैप्टर की पीडीएफ मैं बनवा दूंगा। आज मैं ऑफिस से हूँ, ठीक है, और ऑफिस में ही मैं मेरे दोस्त हूँ, तो मैं संस्कृत के जो टॉपिक और बचे हुए हैं, जो अधूरे टॉपिक हैं आप लोगों के, उन टॉपिकों को मैं पास बैठ करके, जो क्लास डालते हैं उस भाई के पास साथ बैठ करके, उन सब वीडियो को मैं अपलोड करा दूंगा, और उस वीडियो, उस उनकी जो पीडीएफ है, उनको भी मेरे दोस्त मैं तरीके से बनवा दूंगा, मतलब एक कंबाइंड पीडीएफ भी करवा दूंगा। चिंता ना करना आप। ठीक है जी, चलिए वीर। हाँ जी, ये जहांगीर के समय में थे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। उस्मान किसके समय में थे मेरे दोस्त? ये जहांगीर के समय में थे, और गाजीपुर के रहने वाले थे। पूछ सकता कहाँ के रहने वाले थे उस्मान? गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था शेख हुसैन। इनके जो पिता था थे, उनका नाम क्या था? शेख हुसैन था। इनके 5 भाई थे, तथा इन्होंने अपना उस्मान मान लिखा है, यानी कि उस्मान जो
नाम है, उस्मान में ठीक है, इन्होंने अपना उस्मान मान लिखा। मान, एक मान, मान सम्मान ना होता, उसको दर्शाता है। ठीक है, आगे, यानी कि इन्होंने अपना जो उपमान, उपनाम है ये, उपनाम, इनका जो उपनाम है मेरे दोस्त, ये टाइप मिस्टेक है, इसको सही कर देना। इनका जो उपनाम है वो क्या लिखा इन्होंने, मान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका उपनाम क्या है, मान है। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो, यहां पर ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है सर, मैंने पहली बार आपकी वजह से बैच लिया है और मैं खुश हूं कंटेंट देखकर। देखिए ये विद्यार्थी भी तो हैं, बात समझ में आ गई क्या ना, ये विद्यार्थी भी तो हैं। तो भाई आप आराम से करो। ठीक है सर, मैं तो पहली बार बैच खरीदा हूँ, और आप जो पढ़ाते हैं दिमाग में फिट हो जाता। भाई मैं प्रयास ही ऐसे करके चलता हूँ मेरे दोस्त, और कभी भी अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द में नहीं निकालता हूँ। सब मेरे लिए बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, देवी हो या सज्जन हो, दोनों ही। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। क्या है कि ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के क्या थे मेरे दोस्त, ये शिष्य थे। हाजी बाबा के क्या थे मेरे दोस्त, ये शिष्य थे। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक लिखी। देखिएगा, पूछ सकता, इन्होंने 1623 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी मेरे दोस्त, चित्रावली नामक पुस्तक लिखी। आगे, इस पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी थी। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा। गाजीपुर का वर्णन करते हुए, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या नहीं। देखो शिखा का मैसेज है ये। शिखा क्या कह रही है गुड़िया, 2018 का पेपर देखा है सर, और जो आपने पढ़ाया वे क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। भाई इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है, मैं तो आपके लिए बेस्ट ही दे रहा हूँ, मात्र 1,000 रुपये में, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो भाई मैं खुद अपनी जेब से आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर आपको लगता है, मैं खुद अपनी जेब से पैसे वापस कर दूंगा। तो 1,000 रुपये तो हम ऐसे भी खर्च कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या नहीं। आ जाएगी संस्कृत समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई लैंग्वेज है ना, तो नई लैंग्वेज में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ जी, इन्होंने क्या लिखा देखो, गाजीपुर नगर का इन्होंने वर्णन करके अपना जो परिचय देते हुए लिखा है। इन्होंने अपना जो परिचय देते हुए लिखा, वो क्या लिखा है मेरे दोस्त, ये लिखा, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, अब एक वचन पे अमर रिहाई। एक वचन पे अमर रिहाई। अर्थात मेरे दोस्त क्या कह रहा है, अर्थात मेरे दोस्त क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखिएगा सब विद्यार्थी। कह रहा है कि सृष्टि के आदि में, देखो आदि हुता विधि माथे लिखा, सृष्टि के आदि में, आदि मतलब आरंभ में, विधाता अर्थात भगवान ने हर प्राणी के माथे पर उसका भाग्य लिख दिया। देखो कितनी बेहतरीन बात है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, मैं अर्थ भी साथ लेकर के आता हूं मेरे दोस्त, मैं अर्थ भी मेरे वीर आप लोगों के लिए साथ लेकर के आता हूं, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने कहा सृष्टि के आदि में विधाता यानी कि भगवान ने हर प्राणी के माथे पर उसका भाग्य लिख दिया है। उसका क्या लिख दिया है मेरे दोस्त, भाग्य लिख दिया है। उस भाग्य को लिखने में 4 अक्षर, उस भाग्य को लिखने में 4 अक्षर कौन कौन से, जन्म मरण सुख और मृत्यु ही हैं। यानी कि अक्षर 4 ही पढ़े हम सीखा, यानी कि बस केवल हम 4 ही अक्षर पढ़े हैं। बात समझ में आ गई क्या ना।
मैंने क्या कहा, हम केवल मेरे दोस्त क्या पढ़े हैं, चार ही अक्षर पढ़े हैं। आगे क्या कह रहा, यही जीवन का मूल पाठ है जिसे मैंने समझ लिया, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। अर्थात यही जीवन का मूल पाठ है जिसे मैंने समझ लिया है। मैंने देखा कि यह संसार क्षणभंगुर है। देखत जगत चला सब जाई, यह संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब होता अल्पकाल तक के लिए। मैंने क्या कहा, क्षणभंगुर का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, वो होता है बहुत ही समय, कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। आगे दिया है, आता है और चला जाता है, यानी कि देखा है, मैंने देखा है यह संसार क्षणभंगुर है, आता है और चला जाता है। लेकिन जो कोई एक वचन, ईश्वर का नाम सत्य वचन को पकड़ लेता है, यानी कि एक वचन पे अमर रहाई, अगर वो भगवान के नाम को पकड़ लेता है ना, वही अमर रहता है। वही क्या रहता है मेरे दोस्त, अमर रहता है। ये वाली बात मेरे दोस्त इसमें कही गई है। और हाँ, रेटिंग के लिए भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप रेटिंग भी बहुत बेस्ट दिया करें, जब आप लोगों को सारी चीजें एकदम बेहतरीन चल रही हैं। ठीक है। आदिकाल के क्वेश्चन में कल यूट्यूब पर लेकर के आऊंगा, शनिवार है का दिन है कल, तो कल मैं यूट्यूब पर 8 बजे, प्रातः 8 बजे लेकर के आऊंगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है जी, तैयार हो जाना। हाँ जी। आगे क्या कह रहा, कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तेबोल, है ना, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। सबसे विलक्षण जो बात है, विलक्षण का मतलब होता है अलग बात। सबसे अलग बात जो है वो है मेरे दोस्त जोगियों का किस में पहुंचना, सिंघल द्वीप में पहुंचना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। अब बताओ थम्स अप करके। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। फटाफट तैयारी बताओ एक बार थम्स अप करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं आगे आप लोगों के लिए मेरे दोस्त बढ़ता हूँ। जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से मेरे दोस्त बता दीजिएगा फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। चलिए वीरो, आगे देखो। जो इसमें इसमें इसका वर्णन किया गया है ना मेरे दोस्त, इन सब का, ठीक है, इसमें जो इन सब का वर्णन किया गया है ना, तो ये एक दोहा भी दिया है, पंक्ति भी दी है, ये दी देखो। वलंदीप, वलंदीप रेखा अंग्रेजा, तहा जाई जेही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बारह भोजन जिन केरा, मद बारह भोजन जिन केरा। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का कहा गया है, ये भी मेरे शेर आप लोगों का कहा गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है या ना, जल्दी से बताओ पहले तो। बहुत बढ़िया, जानदार। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। चलिए, और हाँ इसमें देखो एक चीज और लिख दो, मेन चीज है ये। इसमें कितने भाई लिख रहे हैं? 5। अच्छा, इसमें 5 नहीं मेरे दोस्त, इनके 4 भाई थे। ये गलत टाइप हुआ है। यहाँ पर 5 नहीं मेरे दोस्त, इनके 4 भाई थे। कुछ पुस्तकों में 5 मिलेगा, कुछ पुस्तकों में 4 मिलेगा। तो जो 4 भाई थे उनको ही लिखो। चारों के मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? इन चारों के मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ नीचे। 4 भाई कौन कौन से थे? तो देखो, 4 भाई। अब 4 भाइयों के नाम मैं लिख रहा हूं। एक का नाम था शेख अजीज, शेख मानुल्लाह। एक का नाम क्या था मेरे दोस्त? शेख अजीज, शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख मानुल्लाह। ठीक है। एक का नाम शेख मानुल्लाह, एक का नाम था शेख फैजुल्लाह, और एक शेख हसन। एक का नाम था शेख फैजुल्लाह, एक का नाम था शेख हसन। 4 भाई थे ये। शेख हसन, एक का नाम ये था। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? शेख हसन, ठीक है, शेख हसन, शेख फैजुल्ला, शेख मानुल्लाह, और शेख क्या है मेरे दोस्त? आपका अजीज। ये भाई थे इसके। नोट कर दो इनको, नोट कर दो मेरे दोस्त। नहीं नहीं, कविता का अर्थ नहीं लिखना होगा। देखो, जब आपको मेंस परीक्षा आएगी तो मेंस परीक्षा में आप लोगों से जो है क्या पूछा जाएगा? ज्यादा शब्दों पर पूछा जाएगा। जब आपसे मेंस परीक्षा में ज्यादा शब्दों शब्दों पर पूछा जाए ना, तब आप उसमें अर्थ का भी चित्रण कर सकते हो। तब आप मेरे दोस्त अर्थ का भी चित्रण कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के। ठीक है। इसमें प्रश्न आपसे ये बन सकता है, ठीक है, कि चित्रावली की जो रचना है वो कब मतलब प्रकाशित हुई? तो भैया जहांगीर के शासन काल में मेरे दोस्त प्रकाशित हुई थी। ऐसा भी पूछ सकता है। दिया है ना, जहांगीर के समय में थे गाजीपुर के रहने वाले। ये ठीक है। ये भी पहली लाइन में ही बता दिया था इन्होंने, पहली लाइन में ही बता दिया इन्होंने। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, पढ़ूं आगे अब। इनकी रचना जो है वो चित्रावली लिख देना बस, चित्रावली। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, और ये भी, ये तो हो ही गया। हाँ, इसके बारे में पढ़ रहा था मैं। हाँ, इसको पढ़ते हैं। बलनदीप देखा अंग्रेजा, जहां जाई जेही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, बदबारा भजन जिही केरा। अर्थात देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने बिलायत यानी कि विदेश, और बलनदीप, ये बिलायत की बात की गई है यहाँ पर। ये जो है, मैंने बिलायत, बिलायत बोलते हैं विदेश को जाना, दूसरे देश में बिलायत बोलते हैं कि बिलायत गया होगा कमाने। तो भैया मैंने बिलायत के में अंग्रेजों को देखा है, वहां वहीं जा सकता है जिसका हृदय कठोर हो। देखो, तहां जाई जेही कठिन करेजा, कठिन करेजा यानी कि वहां वही जा सकता है जिसका कठिन क्या हो? कलेजा हो। अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपने माता पिता, अपने घर वालों से दूर, क्योंकि वहां करुणा और संवेदना की कमी है। वहां पर किसकी कमी है? एक तो करुणा की कमी है, एक संवेदना की कमी है। ऐसा नहीं करुणा और संवेदना नाम की लड़की है वहां पर, नहीं मेरे दोस्त, करुणा जो दया और संवेदना जो हमारे भावों को दर्शाता है, उसकी कमी है। आगे, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, वहां ऊंच नीच यानी कि जात पात और धन संपत्ति के दिखावे का बड़ा खेल है। वहां ऊंच नीच और धन संपत्ति हेरा का मतलब है कि वहां ऊंच नीच का, जात पात का और धन संपत्ति के दिखावे का बहुत बड़ा खेल है। आगे क्या दिया है?
मद 12 भोजन जिन केरा, यानी कि और लोग नशे में डूबे हुए सुअर की तरह केवल खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये इसमें दर्शाया गया है, अर्थ में दर्शाया गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? लगे ये दिया ना, मद 12, मद बोलते हैं नशे को, यानी कि लोग नशे में डूबे रहते हैं और सुअर की तरह खाते ही रहते हैं, केवल खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें आगे की मेरे दोस्त कोई चिंता भविष्य की नहीं रहती है। ये इसमें दर्शाया गया, इस अर्थ में दर्शाया गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो चित्रावली कहानी है मेरे दोस्त, ठीक है, ये जो चित्रावली कहानी है ना, ये जो दी है, धरणीधर पवार सुजान एक पुत्र का नाम है मेरे दोस्त। सुजान जो है एक पुत्र है, ये सुजान पुत्र है, और चित्रावली एक कन्या है। चित्रावली एक राजा की क्या है? कन्या है। ठीक है, इन दोनों के प्रेम का वर्णन मेरे दोस्त इसमें किया गया है चित्रावली में। चित्रावली एक कन्या है, ठीक है। शेख नबी ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे, ठीक है। और संबत जो है 1676 में जहांगीर के समय में ये जहांगीर के समय में वर्तमान में रहते थे, ठीक है। प्रमुख पात्र जो थे वो मेरे दोस्त आपके कौन कौन थे? एक तो सुजान और एक कौन थी? चित्रावली। ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त कौन थे? ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त आप लोगों के पात्र थे। ये क्या थे मेरे दोस्त? आपके पात्र थे, पात्र। समझ में आ गई? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना? नोट करते चलना भाई। और चित्रावली में मेरे दोस्त इन्हीं के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। सुअर, अर्चना, उसका अर्थ, बात समझ में आ गई क्या ना? क्योंकि उसका जो प्रेमी था सुजान, जो एक राजा था, है ना, और राजकन्या चित्रावली है, ठीक है। इन दोनों के प्रेम का वर्णन है इसमें। ये जहांगीर के शासनकाल में रचना रची गई थी, सन 1613 ईस्वी में। कब रची गई थी? सन 1613 ईस्वी में रची गई थी, ये भी ध्यान रखना। पूछ ले कभी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम किस पर? कुतुबन पर। आगे कौन है साहब हमारे? कुतुबन। कुतुबन। आप कहोगे ये कुतुबन कौन है? ठीक है, इनके बारे में बताइए सर जी। वो गलत था इसलिए मिटा दिया, क्योंकि वो पात्र के अंतर्गत नहीं था, वो दूसरी लाइन आ गई थी उसमें। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम किसकी ओर? कुतुबन की ओर। ठीक है, अब देखते हैं इसको। यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, देखिए, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। भैया पहला प्रश्न तो यही बन गया, ये कौन से वंश के थे? ये चिश्ती वंश के थे, और ये शेख बुरहान के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जौनपुर का जो बादशाह था जिसका नाम था हुसैन शाह, उसके अधीन थे, उसके आश्रित थे। इनका जो समय है वो विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य संवत 1550 माना जाता है। इन्होंने
मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से 209 हिजरी संवत यानी कि 1558 में लिखी थी, जिसमें चंद्रनगर के राजा, इसमें किसमें, मृगावती में, चंद्रनगर के राजा क्या नाम है, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। देखिए अधिकतर जो रचनाएं रची गई है ना, अधिकतर जो मेरे दोस्त रचनाएं रची गई हैं, तो वो मेरे दोस्त सारी रचनाएं जो है ना, वो सारी रचनाएं, बात समझ में आ गई क्या ना, वो सारी रचनाएं जो ना मेरे दोस्त, वो सभी रचनाएं किसके अंतर्गत आती हैं, वो सभी रचनाएं मेरे दोस्त आपकी प्रेम कथा पर आधारित हैं, अधिकतर जो पुरानी है। बात समझ में आ गई क्या नहीं, बात क्लियर हुई है, बात क्लियर हो गई है ना। देखो भाई, एक लड़की कमेंट कर रही है बार बार कि सर जी जब से क्लास स्टार्ट हुई है ना, तब से आपने एक भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। काजल, गुड़िया रानी, मैसेज कमेंट सेक्शन में बहुत तेज गति से चलते हैं, जो कि अगर देख ली जाए तो दिख जाते हैं, नहीं देखी जाए तो नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत तेज ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा मेरे दोस्त, बेहतरीन चीजें हैं इसमें। मृगावती का और गणपति देव का दोनों के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखो, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग को, यानी कि प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके, है ना, साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। साधक के रूप का मेरे दोस्त क्या दिखाया, स्वरूप दिखाया है। और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मक आभास मेरे दोस्त इसके अंतर्गत बोले हैं, बीच बीच में इसका भी बोला है। ठीक है, अब देखिएगा इससे संबंधित और भी कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त हाथ से लिख करके बता दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए देखो, इसमें क्या बोला गया, चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे ये, जो चिश्ती वंश के थे, और शेख बुरहान के मेरे दोस्त क्या थे, ये शिष्य थे कुतुबन। ठीक है ना, ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के आसपास माना जाता है। जन्म लिख देना, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के आसपास, अमेठी जिले के आस पास माना जाता है मेरे दोस्त। इनका जन्म हर कवि ने अलग अलग तरीके से माना है, हर कवि ने अलग अलग तरीके से माना है। प्रेम गर्ग कह दो या प्रेम मार्ग कह दो, वो सब दोनों के दोनों अर्थ जो हैं वो प्रेम का ही बोध करा रहे हैं, यानी कि प्रेम के मार्ग को त्याग करना और प्रेम गर्ग को त्यागना। लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है वो प्रेम मार्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, देखो आगे मुख्य बिंदु इसका क्या होगा, एक मुख्य बिंदु लिखेंगे मेरे दोस्त इसका यहीं पर। क्या है कि मृगावती ने आगे चलकर हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा को जन्म दिया। मृगावती ने मृगावती ने
आगे चलकर, आगे चलकर हिंदी के प्रेमाख्यानक, हिंदी में प्रेमाख्यानक हिंदी में प्रेमानाख्यक काव्य को जन्म दिया, काव्य को जन्म दिया, जिसे आगे किसने बढ़ाया, ऐसे पूछ सकता मेरे दोस्त, जिसे जायसी की पद्मावत ने चरम पर पहुंचाया। या कह दो काव्य की प्रेमानक परंपरा को जन्म दिया, या काव्य को परंपरा लिख दो। प्रेमानक, प्रेमानक प्रेमाख्यानक परंपरा को जन्म दिया, परंपरा को जन्म दिया, जिसे जिसे जायसी की, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जायसी की पद्मावत ने चरम पर पहुंचाया, चरम पर पहुंचाया, यानी कि श्रेष्ठ बनाया, ऐसे कह सकते हो। क्या? श्रेष्ठ बनाया, ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है श्वेता, वो मैं उसी के अनुसार पढ़ता हूँ, टेंशन मत लो। जो रामचंद्र शुक्ल है ना, उसी के अनुसार लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही माना जाता है आपका। ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? 15वीं सदी बताया जाता है, वैसे इनका जो जन्म बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के सूफी कवि माने जाते हैं ये। ठीक है ना? ठीक है। इनका पूर्ण नाम क्या है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, कुतुबन का पूरा नाम कौन कौन विद्यार्थी जानता, बताओ? आधों को पता होगा, आधों को नहीं पता होगा। एक तो कुतुबन सूफी या कुतुबन शहीद माना जाता है। क्या है? कुतुबन सूफी या कुतुबन शहीद, कुतुबन शहीद माना जाता है। इनका पूरा नाम है, कुतुबन शहीद कह दो, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का कुतुबन सूफी कह दो। दोनों में से एक ही विकल्प में मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। अब हाँ, ये पूछ सकता है कि इसकी भाषा कौन सी थी मृगावती की। तो मेरे दोस्त मैं भाषा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये मेन है इसका प्रश्न। देखो, इसकी जो भाषा थी वो थी मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वी हिंदी, यानी कि अवधी मिश्रित खड़ी बोली। इसकी जो भाषा थी वो पूर्वी हिंदी अवधी मिश्रित खड़ी बोली। अवधी भी मिश्रित थी और खड़ी बोली भी। अवधी मिश्रित खड़ी बोली, ये मेन है, मुख्य प्रश्न है ये आपका, ध्यान रखना। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो आप आराम से इसको बता तो सकते हो जब आपको पता चल गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आराम से इसको बता सकते हो आप। ठीक है? बात समझ में आ गई या नहीं? बात क्लियर हो गई? बहुत गजब। शैली कैसी थी इसकी, पूछ सकता है। इसकी शैली कैसी थी? शैली। ठीक है। तो भैया इसकी शैली जो थी वो सरस थी, भावुक थी और रोचक थी। शैली कैसी थी इसकी? सरस, भावुक, सरस थी, और क्या थी? भावुक थी, और क्या थी? रोचक थी, रोचक थी।
सरस, भावुक और रोचक थी इसकी शैली। सरस थी, भावुक थी और रोचक भी थी इसकी शैली। ठीक है जी, समझ में आ गई। मृग, मृगावती जो कहा जाता है ना, मृगावती का मतलब होता है कि हिरण के समान आंखों वाली को। मृगावती जो कहा जाता है वो कहा जाता है हिरण के समान आंखों वाली को, उसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई दोस्त। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, यहां देख लीजिएगा भैया, इन्होंने पंक्ति दी थी, इन्होंने ही पंक्ति बोली है, ये इनकी ही पंक्ति है, कुतुबन वाली जी। रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंत, कुलवंत सतसो सती भई, बारह बह बाहर बह भीतर बह हुई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चकित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाही नियानू। अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को इसका भावार्थ भी समझाऊंगा। पहले तो इसको देखो एक बार और, पहले और देखो इसको एक बार और। अब देखो कैसे, मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी भी अंततः मर गई, यानी कि अंततः बाद में वह मर गई थी, या ना रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी भी अंततः मर गई, कुलवंत सत सो सती भई, यानी कि वह सतीत्व में श्रेष्ठ थी, वह सतीत्व के रूप में कैसी थी, श्रेष्ठ थी। अतः पति के साथ सती हो गई, पति के साथ कैसी हो गई, सती हो गई। आगे दिया, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। वे बाहर भी वही थी, वे क्या है, वे बाहर भी वही थी और भीतर भी वही। उनके आचरण में द्वैत या अंतर नहीं था, उनके आचरण में द्वैत या फिर अंतर नहीं था। आगे, घर के भीतर हो या बाहर, घर के भीतर हो या बाहर, वे हर जगह समान थी। वे क्या थी, वे हर जगह समान थी, कोई भेदभाव नहीं करती थी, कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई भी विधाता ईश्वर के बनाए हुए नियम को नहीं बदल सकता है। जिसे सृष्टिकर्ता ने रचा है उसे एक न एक दिन नाश होना ही है। दिया ना, जो सिरजा सो जाही नियानु। अर्थात भैया, जिसको सृष्टि ने रचा है, जिसको सृष्टि ने मतलब जिसको सृष्टि ने सृष्टिकर्ता ने रचा है, उसे एक ना एक दिन नाश होना ही है, अर्थात एक ना एक दिन जाना ही है। बात समझ में आ गई क्या ना। उमेश, चिंता मत करो, सब हो जाएगा वीर, धैर्य रखना चाहिए, बस केवल धैर्य रखना चाहिए। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो भैया। फटाफट बताओ, थम्स अप करके। सर मैं आंगनबाड़ी में पढ़ाती हूँ तो अच्छे से समझ नहीं आता है, बच्चे बहुत शोर करते हैं। अच्छा, बच्चों को बोलना, बच्चों को दिखाना है एक बार। हम बोलेंगे बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आपकी मैम आपके लिए ही प्रयास कर रही हैं। ठीक है, आगे देखो। इतनी बात सभी विद्यार्थियों ने समझ ली, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना, बताओ पहले तो। हम्म, चलिएगा, अच्छी बात है। आगे देखिए मेरे दोस्त, चंदायन की अगर मैं बात करूं तो चंदायन के बारे में अब देखेंगे हम क्या है। देखिए, चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा नाम भी दिया है। क्या कथा,
इनको क्या नाम दिया है? लोर कथा नाम भी इनको दिया है। ठीक है, आगे। इस ग्रंथ की रचना सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने, इस ग्रंथ की जो रचना की है वो सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में, 1379 ईस्वी में की थी, 1379 ईस्वी में की थी। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों को की विभिन्न प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। क्या है कि विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। आगे देखो। ठीक है, उपलब्ध होती हैं। इसके नायक का नाम, इसके जो नायक का नाम था वो क्या था? लोर अथवा लोरिक। तथा नायिक का नाम था मेरे दोस्त, नायिका का क्या नाम था? चंदा। जो इन्होंने रचना लिखी थी कौन सी? चंदायन। चंदायन। बात समझ में आ गई क्या ना? मतलब क्या है? इसके जो नायक थे उस नायक का नाम था मेरे दोस्त लोर, और अथवा लोरिक कह सकते हो, और नायिका का जो नाम था वो चंदायन था, यहां दिया है चंदा। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण मेरे दोस्त प्रेमाख्यानक में किया गया है, यानी कि प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत मेरे दोस्त किया गया है। नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चंदायन किसकी रचना है, तो मेरे दोस्त चंदायन है मुल्ला दाऊद की। ये दिया देखो, मुल्ला दाऊद की। तो भाई चंदायन में किसका वर्णन किया गया है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। भैया चंदायन में किया गया है, एक लोर है, लोर, और नायिका इसमें चंदा है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का इसमें चित्रण मेरे दोस्त किया गया है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण मेरे दोस्त इनमें की इसमें किया गया है। और अगर मैं बात करूं प्रेमाख्यानक की में किया गया है, वही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये बात भी ध्यान रखना। आगे, प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना। देखिए, तुमने देखा होगा जब हम मतलब मान लीजिए अगर हम किसी से प्रेम करने लगे, है ना, तो प्रेम करने के बाद अगर घर वालों को पता चल जाता था या किसी को पता चल जाता था, तो आपने देखा होगा उस पर बंदी से बांध दी जाती थी। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने कि अच्छा, हमसे छोटे से वो करती है प्रेम, हम उच्च जात के और वो नीच जात के, या मैं कह दूं अमीर और गरीब का भेदभाव कर देते थे, फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, कि वो हमारे कहाँ लायक है ना, वो हमारे कहाँ लायक है। ठीक है, हम कहाँ और वो कहाँ, वो तो मजदूर है और हम पे इतना बड़ा बिजनेस है, हम कहाँ उससे प्रेम करेंगे, या तुम कहाँ उसके चक्कर में पड़ गई हो, वो सब प्रॉपर्टी के लिए है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया महिला को, स्त्री को, नायिका को कमरे में बंद कर दिया जाता था, फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, ये बताऊं ना एक बात, जो फिल्म बनी है ना आप लोगों की, वो नाटक जो बने हैं वो इन विधाओं से, इन कथाओं से, इन कहानियों को पढ़ पढ़ के मेरे दोस्त इनके ऊपर आश्रित होती। देखो, एक पद्मावत फिल्म बनी है आप लोगों की, आई कि ना आई, वो उसी के ऊपर आई है, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री उसी की है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये वाली बात मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्मुक्त का मतलब होता है जुड़ी हुई प्रेम कथा। बात समझ में आ गई क्या ना? जुड़ी हुई प्रेम कथा उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन। जो प्रेम करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता। तो इसमें जब वे प्रेम करते हैं, जब मिलते हैं, है ना, जब वो मिलते हैं, मिलने के बाद जो है उनके प्रेम का वर्णन होता है, और उसके बाद अगर कोई देख ले उनको, है ना, घूमते हुए, साथ घूमते हुए देख ले, अरे अच्छा, ले आज घर को चल, आज ही ले तू, तो भैया उसकी पढ़ाई बंद, उससे फोन छिन जाएगा, उससे दुनिया भर की जो भी मतलब सुविधाएं हैं, उसकी सारी सुख सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, जिससे उससे अवरोध उत्पन्न होगा। और जब अवरोध उत्पन्न होगा तो उसके वियोग में जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उस बाधा का भी मेरे दोस्त इसमें उत्पन्न है, उस बाधा को भी मेरे दोस्त, प्रेम में जो बाधाएं आई हैं उनका उत्पन्न करना भी इसमें चित्रण किया गया है, उसी के अंतर्गत मेरे दोस्त किया गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? सर आपकी लव मैरिज है या अरेंज? भैया हमारी कोई लव नहीं है, ना हमारी कोई लव मैरिज है,
हमारी सिर्फ मेरे दोस्त आपकी अरेंज मैरिज है, सिर्फ अरेंज मैरिज है भैया, हमारी कोई लव बम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नाग द्वारा नायिका को डस लेना। नाग द्वारा नायिका को डस लेना, इसमें चित्रण किया गया है कि नाग के द्वारा नायिका को डस लिया, है ना। गरुणी द्वारा उसे ठीक करना, गरुण के द्वारा ठीक करना उसको, इसमें दिखाया गया है। इस ग्रंथ की भाषा कैसी है? अवधी है, आप लोगों से पूछा जाएगा। इस ग्रंथ की भाषा कैसी है? अवधी है। इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में, कड़वक मतलब कटु वचन, कड़वी बात, कटु वचन, कटु वचन शैली में की गई है, जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा होता है। 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा और छंद होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही तो बनेगा जैसे कोई ये चंदायन आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से, लगभग 100 या 120 क्वेश्चनों में कुछ अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है, थोड़े बहुत शब्द अपने भी जोड़ देने हैं। बात समझ में आई है नहीं? क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई है ना? ये बताओ पहले तो। हम्म। ठीक है। अर्धाली का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी चौपाई या एक प्रकार का छंद, यानी कि जो दो पंक्तियों का होता है। अर्ध मतलब आधा, और आली मतलब मेरे दोस्त पंक्ति या रेखा से मिलकर के बना हुआ, यानी कि आधी लाइन जो होती है, जिसको हम आधी लाइन कहते हैं। अर्धालियों के बाद यानी कि आधी लाइन के बाद, ये जो दिया है आधी लाइन के बाद एक दोहा और एक छंद होता है, उसको दर्शाता है। अर्धालियों का मतलब एक आधी लाइन दी जाएगी, उसके बाद एक दोहा और एक उसके बाद छंद दिया जाएगा, उसको बोला है। चंदायन में हुआ है ये लोर कथा में? अरे लोर कथा नाम है, तुम अब भी ना समझे। चंदायन में देखो यहां पर क्या है, डाक चंदायन को, चंदायन जो है ना, इसी का ही नाम किसने दिया है? इसी का नाम माता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा नाम दिया। ये तुमने पहली वाली लाइन नहीं पढ़ी। अरे देवी, पढ़ लो पहली वाली लाइन जो मैंने लिखी है। पिंकी रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। अरे भैया, देखो यहाँ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा नाम भी दिया है। लोर कथा कह दो या चंदायन कह दो, बात तो एक ही है रानी। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बेहतरीन तरीके से दिमाग में भी बैठ गई होगी एकदम। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या कह रहा। विधान एवं छंद प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला एक काव्य ग्रंथ है। सूफी काव्य का मनस्वी शैली के अनुसरण इसमें नहीं किया गया, यानी कि सूफी काव्य का जो मनस्वी शैली है ना, उसका मेरे दोस्त इसमें जो है अनुसरण नहीं किया गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
बहुत ही गजब। चंदा नाम जो था ना, वो एक अपने आप में रूपवती थी, रूपवती। ठीक है। और हिंदी साहित्य में यह जो ग्रंथ है एक मील का पत्थर है। हिंदी साहित्य में जो यह ग्रंथ है ना, वो एक मील का पत्थर है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो। नायक का नाम लोर है, इसलिए लोर कथा नाम दिया था। बात समझ में आई नहीं? किसके अनुसार है ये डॉक्टर माता प्रसाद के अनुसार। इन्होंने ही तो नाम दिया था इसको। इन्होंने इसके नायक का नाम लोर या लोरिक कह दो, नायिका चंदा। चंदा थी वो रूपवती। चंदा जो रूपवती को बोलते हैं, जो सुंदरी थी, उसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई है ना? चंदा जो थी वो थी रूपवती, यानी कि लोरिक चंदा की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? दोनों का जो प्रेम, मैंने तुमको इसके बारे में कहानी बताई है आप लोगों को, कि दोनों की जो प्रेम कथा है, ये जो प्रेम कथा है दोनों की, इन प्रेम कथा की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों प्रेम कथाओं से, बाधाओं से, बहुत, इन दोनों की प्रेम कथा अनेक बाधाओं से गुजरी। सामाजिक विरोध इनका हुआ है, युद्ध और संघर्ष भी हुआ, परिवार और समाज में रूढ़ियां भी इसमें आई थी। बात समझ में आ गई क्या ना? लेडीज है भैया, लेडीज है। ठीक है। इसकी जो शैली थी वो कथात्मक और संवादात्मक थी। ठीक है। संवाद संवादात्मक थी इसकी कथा और शैली। ठीक है जी बात। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। मनस्वी का मतलब होता है भैया मन, इच्छा, भाव, और बी मतलब धारा युक्त, यानी कि मन वाला या भाव युक्त। इसको कह देंगे मन वाला या भाव युक्त। मन वाला या फिर मेरे दोस्त भाव युक्त, ऐसे कह सकते हो। या इच्छा शक्ति वाला, या फिर इच्छा शक्ति वाला। समझ में आ गई सबकी? चलिए आगे देखिए। मंझन की अगर मैं बात करता हूं तो मंझन जी क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जान लीजिएगा। भैया मंझन एक कवि हैं। मंझन कौन है मेरे दोस्त? एक कवि हैं मंझन। ठीक है। अब इनका जो संबंध है, अगर मैं बात करूं इनके संबंध में, कुछ भी ऐसा जो है ग्रंथों में ज्ञात नहीं मिला है पूरा, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। तो केवल इनकी एक रचना हुई है, वो मधुमालती। मधुमाल की एक खंडित जो है प्रति मिली है इनकी एक, ये जो मंझन की है, इनकी एक मधुमालती खंडित प्रति मेरे दोस्त इनकी मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और संदिग्ध हृदयता का पता लगता है। मधुमालती में भी 5 चौपाइयों, अर्धालियों, अर्धालियों का मतलब होता है आधी पंक्ति के बाद, 5 चौपाई आधी पंक्ति के बाद उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। साथ ही इसमें मृगावती की अपेक्षा की इसकी कल्पना भी विशुद्ध है, यानी कि जो मृगावती है कुतुबन की, उसकी अपेक्षा भी इसके अंतर्गत की गई है। उसकी अपेक्षा भी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत की गई है। विशद है यानी कि कल्पना, वर्णन की अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कनेसर नगर के राजा, ध्यान देखिएगा, कनेसर नगर के राजा राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर, सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात
महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रकारी में रख आई। किस में रख आई मेरे दोस्त? मधुमालती की चित्रकारी में रख आई। ये दिया ना कि कनेसर नगर के राजा थे सूरजभान के पुत्र मनोहर। मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को, सोया हुआ राजकुमार था, उसको अप्सराएं जो है रातों रात महारस नगर की राजकुमारी थी, महारस नगर की राजकुमारी थी, मधुमालती की चित्रकारी में रखी आए। मधुमालती की जो चित्रकारी थी उसके अंतर्गत मेरे दोस्त उसको रख आए। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? बात समझ में आई या ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है। इसमें भी मेरे दोस्त एक सूफी प्रेम कविता है। ये जो मधुमालती है, ये मेरे दोस्त एक सूफी प्रेम कविता है जो मंझन कवि ने लिखी है। ठीक है। यह है मनोहर की बात मैं बता रहा हूँ। वो राजकुमार जो है मनोहर हैं और मधुमालती राजकुमारी, जिनके प्रेम विवाह को से पहले ही मेरे दोस्त हो जाता है, यानी कि जिनका प्रेम विवाह से पहले ही हो जाता है। इसमें इसका भी वर्णन है, जिनका जो प्रेम है वो विवाह से पहले ही मेरे दोस्त हो जाता है। और प्रियतमा को पाने के लिए मनोहर को कई कष्टों और रोमांचों से गुजरना पड़ता था। अपनी प्रियतमा कौन थी मेरे दोस्त? मधुमालती। कौन थी? मधुमालती। ठीक है। केवल इनकी रची हुई एक मधुमाली, जिसको मधुमालती बोलते हैं, इसका पूरा नाम लिख लो, मधुमालती। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मधुमालती। ठीक है। तो भैया मैं आप लोगों को इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो आप लोगों को दिमाग में भी रहेगी। प्रियतमा को पाने के लिए मनोहर जो है बहुत कष्ट सहे, रोमांचों से गुजरे, आखिरकार वह मधुमालती से मिल पाता है। अंत में वह मधुमालती से मिल पाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मधुमालती और मनोहर का मिलन जो हुआ था वो राजकुमार मनोहर की भेंट राजकुमारी मधुमालती से होती है, और एक दूसरे में क्या होने लगता है मेरे दोस्त? प्रेम हो जाता है। ठीक है। ये मधुमालती की जो मेरे दोस्त आप लोगों की सन की अगर बात पूछी जाए तो 1545 लिख देना, ईस्वी। 1545 ईस्वी मेरे दोस्त इसका माना जाता है कुछ कवियों के द्वारा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसमें किसी कारणवश क्या हुआ फिर मेरे दोस्त, मैंने जैसे बताया था ना, बाधाएं आती हैं, और वो बाधाएं जो आती ना, वो ये बाधाएं मेरे दोस्त इन कहानियों से ही चलती आ रही हैं, इन रचनाओं से चलती आ रही हैं, और इन्हीं पर आधारित हो रही हैं फिल्म। तो भैया बाधा क्या आई? मधुमालती का, मेरे दोस्त मधुमालती का और मनोहर का, दोनों का बिछड़ जाना इसके अंतर्गत पाया गया, जिसमें मेरे दोस्त मधुमाल मनोहर जो है मधुमालती को वापस पाने के लिए उसकी खोज करता रहा, भटकता रहा, और कई कठिनाइयों का उसने सामना भी किया। सभी बाधाओं को पार करने के बाद आखिर में मेरे दोस्त वे दोनों फिर से मिलते हैं और उनका विवाह मेरे दोस्त हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त आपको मैं बता देता हूं, जो मधुमालती रचना है, जो मधुमालती रचना है, वो मेरे दोस्त किसने की? मंझन ने की। वो किसने की मेरे दोस्त? मंझन ने की थी। मंझन कवि का नाम है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। ऐसा ऐतिहासिक व्यक्ति है ये, जो मेरे दोस्त खिज्र खां यानी कि नोना के कृपा पात्र जान पड़ते हैं ये। मैं थोड़ा सा मंझन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। अब यहां ध्यान देना, मंझन की अगर मैं बात करूं, ठीक है भैया, तो ऐसा ऐतिहासिक व्यक्ति खिज्र खां के कृपा पात्र जान पड़ते हैं। ये खिज्र खां के कृपा पात्र थे। खिज्र खां के कृपा पात्र, खिज्र खां के क्या थे मेरे दोस्त? ये कृपा पात्र थे। इन्होंने क्या किया था, और ये मंझन जो है जाति से मुस्लिम थे,
ये मंझन जो थे मेरे दोस्त, जाति से कैसे थे? मुस्लिम थे। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, कि इसमें कनकगिरी के राजा जो थे सूरबाज मनोहर जो था, और विक्रम विक्रम राय की कन्या थी मधुमालती, इसका प्रेम कहानी का मेरे दोस्त क्या किया गया है, इसमें मधुमालती में चित्रण किया गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। चलिए, और जो मैं बात करूं मंझन के बारे में मेरे दोस्त, कहीं भी प्रमाणिक तरीके से इनके बारे में नहीं दिया गया है। मंझन के बारे में मेरे दोस्त कोई प्रमाणिक तरीके से मेरे दोस्त इसमें नहीं दिया गया है, प्रमाणिक तरीके से। आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से प्रेम का ही वर्णन चल रहा, प्रेम का ही वर्णन चल रहा, प्रेम का ही वर्णन वर्णन चल रहा है। बिल्कुल भैया, प्रेम का ही वर्णन है इनकी रचनाओं में। बिछड़ गए, तो उसके बाद, बिछड़ने के बाद जो उसकी जितने भी अनुभाव उत्पन्न हुए हैं, वो सब उनका वर्णन। कितनी बाधाएं पार की हैं, है ना, कितने कष्ट झेले हैं। तुमने देखा ना, अगर कोई किसी से 2010 में अगर किसी से मिलता है, तो उसने ठान ली कि हमें प्रेम तो हो गया हमें, अब हमें शादी भी करनी है। तो कुछ कुछ क्या करते हैं, ले भैया 2025 तक की पूरा वर्णन मेरे दोस्त उन्होंने कर दिया, कि हमें इस तरीके से बाधाएं आई, आपने देखा होगा, हमने इस तरीके से बाधा उठाई, अपने पेरेंट्स को मनाया, अपने ये किया, अपने वो किया, इस तरीके से मेरे दोस्त उन्होंने कहा। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, या ना? ठीक है ना? खिज्र का भैया एक बादशाह था। खिज्र खां को ना जानते तुम? हम्म? क्यों भाई, खिज्र खां को ना जानते? खिज्र खां को ना जानते क्या? भैया सैयद वंश का था खिज्र खां, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक था मेरे दोस्त वो। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? बहुत अच्छी बात है और बहुत ही शानदार। ये सब सुन करके बिछड़ गया? क्या बिछड़ गया? अरे अपना दुखड़ा मन्ना रो, कोई भी विद्यार्थी भैया, कोई भी विद्यार्थी अपना दुखड़ा मत रो। चलो जी, आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है। आगे आती है मेरे दोस्त आप लोगों की सरगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो प्रकार के काव्य माने जाते हैं, एक राम भक्ति और एक माना जाता है कृष्ण भक्ति। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राम भक्ति को, इसके बाद पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति को। बात समझ में आ गई क्या ना? एक विद्यार्थी लिख रहा, उमेश, कि गुरुजी हमने 2018 में प्रेम किया और हमारी प्रेमिका की 2025 में शादी हो गई और हम एलटी ग्रेड की तैयारी में आ गए। चलो कोई बात नहीं, होता भाई। देखो, सबसे बड़ी, देखो एक बात मैं तो कहता हूँ, प्रेम करना कोई गुनाह तो नहीं है भाई, ये बात तो सत्य है, प्रेम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का भी ध्यान रखना होता, मर्यादा, वो सबसे बड़ी बात होती है, कि कभी हमारे माता पिता का सर हमारी वजह से नीचा ना हो, ऐसा कोई कर्म ना करे, वो भी मेरे दोस्त मायने रखती है, वो चीज भी मायने रखती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई लव मैरिज सबसे ज्यादा सक्सेस हो रही है, लव मैरिज हमने ऐसे भी देखे हैं कि लव मैरिज के बाद भी मेरे दोस्त दोनों में तलाक हो रहा, दोनों दोनों तरीके की शादियां हो रही, दोनों तरीके में ही तलाक हो रहा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भावनाओं को समझता है, जो सब चीजों को समझता है, अगर मैं तो कहता हूं भाई जो तुम्हारी पिछली जिंदगी है,
और तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसको वहीं पर ख़त्म करके अपनी नई जिंदगी शुरुआत करें, अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाएं, जिसके कारण आप हमेशा खुश रहोगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा। कोई बाधा नहीं आएगी, फिर कोई विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न भी नहीं होगा। आप समझ में आ रहे कि नहीं? चलिए आगे देखो। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो प्रकार के काव्य का निर्माण मेरे दोस्त हुआ है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति का। एक किसका हुआ है मेरे दोस्त? एक राम भक्ति का हुआ है और एक कृष्ण भक्ति का हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे देखो। वे कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर, वे कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य मान करके काव्य की रचना की, प्रथम वर्ग के कवि हैं। राम को विष्णु का अवतार और अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र के रूप में जाना जाता है। अतः राम भक्ति के रूप में हम वैष्णव भक्ति यानी कि विष्णु के उपासक बोल देंगे। विष्णु के उपासक का पुनराख्यान ही मध्यकालीन राम भक्त काव्य में लिखा गया है। वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को और निम्बकाचार्य को, निम्बकाचार्य को, माधवाचार्य को, मध्वाचार्य को एवं श्री विष्णु स्वामी जैसे आचार्यों को जाता है, एवं श्री विष्णु स्वामी जैसे आचार्यों को जाता है। वैष्णव भक्ति के माध्यम से राम और कृष्ण में की विष्णु की अवतारों के रूप में उपासना का सर्वत्र प्रचार हुआ और कवियों ने भी इनके जीवन चरित्र को आधार बना करके रचनाएं प्रस्तुत की हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? पहले तो मुझे इतना बता दो बस, सबकी क्लियर हो गई इतनी बात? क्यों भाई, सबकी बात क्लियर हो गई है ना? निम्बकाचार्य है या निम्बार्क, बात एक ही है उमेश, दोनों लिख सकते हैं। किसी बुक में निम्बार्क आता है, किसी बुक में निम्बकाचार्य आता है लिखा हुआ। कहीं पर निम्बकार आता है, कहीं पर निम्बक आता है लिखा हुआ। आप चिंता मत करो इस बात से, बेफिक्र रहो। ठीक है, बढ़ें आगे। इतना तो समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से सब विद्यार्थियों को। क्यों भाई, इतना तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा आज बताओ, आज कक्षा कैसी लग रही? इंटरेस्ट आ रहा होगा आज तो तुम्हें, हैं? कक्षा में आज इंटरेस्ट आ रहा होगा या ना आ रहा? बताओ भाई, इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं? पूरा इंटरेस्ट आ रहा होगा। मौज आ रही है सर आज तो कक्षा में। अच्छा, चलो जी, अच्छी बात है, मौज आनी भी चाहिए। मौज आनी भी चाहिए भैया, मौज मौज में ही पढ़ना चाहिए। चलिए हम जरा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि हम जो है बोलते बोलते थक से गए। एक कह रही है लड़की कि सर रोना भी आ रहा है। ओहो, मुझे लगा है मैंने जख्म उड़ेद दे दिखे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने जख्म कुरेद दिए? हम्म, ऐसा लग रहा है जैसे जख्म कुरेद दिए।
देखो शशि ने लिखा, सर रोज ही सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है। चलिए भाई, इंटरेस्ट नहीं है सर, आनंद है संदीप जी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे देखिए, राम काव्य की अगर मैं बात करता हूं तो बताइए आगे। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ूं या आज इतना ही रखता हूं मेरे दोस्त। एक राम काव्य धारा है ये, और राम काव्य धारा है। अब देखो आज हमने जो स्लाइड पढ़ी है, कितनी पढ़ ली? 12 स्लाइड पढ़ ली। ये राम काव्य धारा है, जो राम को विष्णु का अवतार और अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र के रूप में जाना जाता है। अतः राम भक्ति के रूप में भी वैष्णव भक्ति का पुनरुत्थान मेरे दोस्त ही मध्यकालीन राम काव्य में किया गया है। मध्यकालीन राम काव्य में मेरे दोस्त किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? मिल जाएगी वर्कशीट, मिल जाएगी, चिंता मत करो। जिस दिन वर्कशीट मिलेगी ना, डलेगी, मैं आपको खुद सूचना दे दूंगा। अभी तैयार नहीं हुई है। और आज मेरे दोस्त हमारे यहाँ ऑफिस में, मतलब जो नीरज सर हैं, आप जानते होंगे नीरज सर को, है ना? तो पूर्व मध्यकाल मैंने सबसे शुरू में बताया था। मैंने सबसे शुरू में बताया था उमेश, अन्य और जो नामों से जाने जाता है भक्ति काल, उसको भी मैं लिखाऊंगा। अभी चिंता मत करो, अभी पूरा थोड़ी हो गया मेरे वीर, अभी पूरा थोड़ी हो गया मेरे शेर। मैं सब करवाऊंगा, चिंता मत करो। आज थोड़ी सी एक ट्रेजेडी हो गई है, दुखद घटना ये है कि हमारे ऑफिस में ही नीरज सर हैं, उनकी भाभी शायद एक्सपायर हो गई है मेरे दोस्त। तो आज की कक्षा को मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा मेरे दोस्त वहाँ। ठीक है ना? तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी आप अपना रिवीजन करेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे। यहाँ से आगे को हम कल करेंगे। और कल क्या है? शनिवार मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है? कल बोर्ड वाली पीडीएफ गलत आ गई है, ठीक है, मैं उसको करवा दूंगा सही, उसकी चिंता मत करो। बाकी मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा, क्या, कि मेरे दोस्त कल जो है ये क्लास आपकी कैसी रहेगी? कल ये जो क्लास है मेरे दोस्त, आपकी यूट्यूब पर तो नहीं होगी। नहीं, यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर कल मैं चाह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन की क्लास हो जाए कल, यूट्यूब पर क्लास ना लूँ, क्योंकि उसके कारण मेरे दोस्त नहीं हो पाएगी। हो सकता है वहाँ पर कितना समय लग जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि तैयार भी नहीं हो सकती क्लास इतनी जल्दी। अगले सप्ताह ले लेंगे आदिकाल के क्वेश्चनों की क्लास। वर्कशीट बना दूंगा उससे पहले मैं आप लोगों के लिए, उससे पहले मैं वर्कशीट बनवा दूंगा। इतना कर सकता हूँ। तो कल यूट्यूब पर तो नहीं होगी क्लास, कल एप्लीकेशन में ही क्लास होगी ये वाली। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है? यहाँ से आगे मेरे दोस्त कल बढ़ेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त शशि, गुड़िया रानी? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कल एप्लीकेशन पे ही ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? कुतुबन को दोबारा से समझा दो, गुड़िया रानी दोबारा से क्लास को पीछे से देख लेना। अब क्लास आप लोगों के सामने ही है। ठीक है? इस क्लास को दोबारा से गुड़िया रानी देख लेना आराम से। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना प्यारे दोस्तों? तो चलिएगा, आप लोग अपना पढ़ते रहिएगा, और ध्यान रखिए अपना सभी विद्यार्थी, एकदम बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या में। ठीक है? भक्ति काल के जितने भी मेरे दोस्त सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें। ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।